प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अणुसंख्यक गुणधर्म की। देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या हैं? तो विलयन के ऐसे गुण, ध्यान सुनो मेरी बात को, विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे ये केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। तो ऐसे गुण जो विलय के कण या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कौन से गुण कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और ये विलय हमारा कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील, मतलब ये विलय है, ये वाष्प अवस्था में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे हमारे गुण कहलाएंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। ये जो विलय है उसका आकार, उसका द्रव्यमान और उस पर आवेश पर निर्भर नहीं करते। तो जो हमारा विलय है वो भी कैसा? अवाष्पशील विलय, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करेंगे, आकार पर डिपेंड नहीं करेंगे। उसका द्रव्यमान कितना है, हल्का है भारी, इस पर डिपेंड नहीं करेंगे। उस पर आवेश क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, इस पर डिपेंड नहीं करेंगे। केवल किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर। तो ऐसे गुण हमारे कहलाते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो इस चैप्टर में हम 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला हमारा होता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। दूसरा आएगा क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन मतलब क्वथनांक में वृद्धि, अवनमन का मतलब वाष्प दाब में कमी। तीसरा आएगा हेमांक अवनमन, यानी कि हेमांक में कमी। और चौथा आ जाएगा परासरण दाब। तो ये चारों हमारे कैसे गुण है? अणुसंख्यक गुण है, जो केवल किस पर डिपेंड करेंगे? विलय के कणों की संख्या पर। तो विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो हमारे कहलाते हैं अणुसंख्यक गुण। इनको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं हम। मान लो ये हमारा एक पात्र है और इसमें मैंने जल ले रखा है। तो जल सामान्यतः किसका काम करता है? विलायक का। तो ये हमारा पात्र था, इसमें मैंने ले रखा था जल, और जल किसका काम करता है? विलायक का। तो ये जो हमारा जल है इसको मैंने एक बंद पात्र में ले लिया। तो जब मैं इस जल को बंद पात्र में लूंगा तो जल है ये रूम टेम्परेचर पर भी वेपर होता रहता है लगातार, यानी कि वाष्प अवस्था में आता रहता है। अब ये बाहर तो जा नहीं सकता, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प बढ़ेगी, तो ये बाहर नहीं जा सकता इससे। अब क्या होगा? ये जो वाष्प है इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? इस द्रव का वाष्प दाब। तो ये हमारा जल था, ये सामान्य ताप पर भी इसकी वाष्प बन रही थी, वाष्प है वो बाहर नहीं निकल सकती,
इसलिए इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाती है और इसे हम कहते हैं इस जल का वाष्प दाब, क्योंकि यहां केवल जल है, जल में कुछ मिला हुआ नहीं है। तो जल सामान्यतः कैसा काम करता है? विलायक का। तो मैं इसको लिख सकता हूं PA नोट, और PA नोट को हम पढ़ेंगे क्या? P मतलब प्रेशर, A मतलब विलायक का, और नोट मतलब शुद्ध अवस्था में। तो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और यहां विलायक मैंने क्या ले रखा है? जल। तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो ये तो हमारा हो गया जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या किया? ये जल तो हमारा था ही, इसके अंदर हमने चीनी डाल दी, तब हमारा क्या हो गया? जल प्लस चीनी। तो जल था, उसके अंदर मैंने डाल दी चीनी, तो ये हमारा क्या बन गया? विलयन। क्योंकि जल हमारा क्या हो गया? विलायक, और चीनी हो गई विलय, और विलायक और विलय मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। तो ये हमारा बन गया चीनी का जलीय विलयन। अब इसमें क्या होगा? इसको मैंने बंद पात्र में लिया, तो जल तो हमारा कैसा होता है? वाष्पशील, और चीनी कैसी होती है? अवाष्पशील। तो जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर भी रखा रहने देंगे तो चीनी तो वाष्प अवस्था में आएगी नहीं, क्योंकि ये हमारी कैसी है? अवाष्पशील है। तो वाष्प अवस्था में कौन आएगा? जल। तो जल यहां पर वाष्प अवस्था में आ रहा है, लेकिन ये जो चीनी के कण है थोड़ा सा विरोध करते इसको वाष्प अवस्था में आने का, कि खुद तो वाष्प अवस्था में आएंगे नहीं, इनके बीच में जाएंगे तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी होगा, तो थोड़ा बहुत तो विरोध करेंगे, जिससे ये जो वाष्प है, अब सोचो क्या इस जल की वाष्प अधिक बनेगी या जल प्लस चीनी का जो विलयन है इसकी वाष्प अधिक बनेगी? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि सर यहां पर जल है, जल तो पूरा वाष्प अवस्था में आ सकता है, तो इसकी वाष्प अधिक बनेगी, और चीनी के जलीय विलयन की वाष्प कम बनेगी। तो यहां पर मान लिया हमने इसका जो वाष्प दाब था वो है हमारा PA को हम क्या पढ़ेंगे? A का विलयन अवस्था में वाष्प दाब। ये राउल्ट के नियम में हम पढ़ चुके हैं। तो PA क्या हो गया? A का विलयन अवस्था में वाष्प दाब, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं हम, अब वाष्प है, उस वाष्प अवस्था में जल ही तो आता है, चीनी तो आती नहीं है। तो जब केवल वाष्प अवस्था में जल आता है तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जल का विलयन अवस्था में वाष्प दाब, ये जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो P हमारा क्या है? जल का विलयन अवस्था में वाष्प दाब। अच्छा, उसके बाद में कौन सा ज्यादा है इसमें से? ये हमारा ज्यादा है PA नोट, शुद्ध जल का वाष्प दाब। मान लेते हैं शुद्ध जल का वाष्प दाब है वो 5 ATM है। अब हमने क्या किया? जल के अंदर मिला दी चीनी, तो जल का विलयन अवस्था में वाष्प दाब, तो ये मान लिया हमने कितना है? 3 ATM, क्योंकि ये कम होगा। तो ये तो हमारा अधिक है और ये कैसा है? कम है। तो वाष्प दाब में कितनी कमी हुई या कितना अवनमन हुआ, ये कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा P मतलब प्रेशर हो गया, और डेल्टा मतलब इसमें परिवर्तन। तो वाष्प दाब में परिवर्तन हमारा कैसे हुआ? बोल कितना हुआ? तो PA नोट में से हम क्या घटा देंगे? PA घटा देंगे, यानी कि जल के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब में से जल का जो विलयन अवस्था में वाष्प दाब है वो घटा देंगे। तो ये हमारा कितना है? PA नोट माइनस क्या कर देंगे? PA।
तो पीए नोट में हमने कर दिया पीए। तो ये हमारा कितना आ गया, ये कितना था हमारा 5, 5 में से कितना घटा देंगे 3, तो हमारा आ गया 5 माइनस 3 बराबर 2 एटीएम। तो जो हमारा ये 2 एटीएम है, ये हमारी क्या हुई है, वाष्प दाब में कमी। यहां एक बात और नोटिस करने की है, शुद्ध जल का वाष्प दाब हो गया, क्वथनांक हो गया, हिमांक हो गया, ये सभी क्या होते हैं, बिल्कुल निश्चित होते हैं शुद्ध जल के लिए। कमी या वृद्धि होती है हमेशा वो विलयन में होती है। तो यहां पर वाष्प दाब अवनमन, अवनमन मतलब कमी, किस में होगी, विलयन में। क्वथनांक उन्नयन किस में होगा, विलयन में। हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा, किसका बढ़ जाएगा, विलयन का। हिमांक अवनमन मतलब हिमांक घट जाएगा, किसका घटेगा, विलयन का। परासरण दाब उत्पन्न हो जाएगा, किस में उत्पन्न होगा, विलयन में। तो जो भी परिवर्तन होंगे वो सारे विलयन के अंदर होंगे, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो यहां पर जो हमारा डेल्टा पी है, ये क्या हमारा वाष्प दाब अवनमन, और कितना हुआ ये 2 एटीएम। लेकिन यहां सब क्या लिखा हुआ है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो इसके अंदर अगर हम पीए नोट का भाग और लगा दें तो ये जो पूरा पद है हमारा, ये पद इसके अंदर लगा दे भाग पीए नोट का, तो ये जो हमारा पूरा पद है ये कहलाता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या कहलाता है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने जल के अंदर चीनी मिलाई तो उसका वाष्प दाब घट गया। तुमसे पूछे कितना घटा, तो तुम क्या कहोगे, सर कितनी चीनी मिलाई। मान लो चीनी कम मिलाएंगे तो कम वाष्प दाब घटेगा, चीनी ज्यादा मिलाएंगे तो ज्यादा वाष्प दाब घटेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि हमने चीनी है कितनी मिलाई, या विलय के कणों की संख्या पर। चीनी है उसका आकार कितना है, उसका द्रव्यमान कितना, उस पर आवेश कितना, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। केवल किस पर डिपेंड करेगा कि हमने कितनी मात्रा में चीनी इसके अंदर मिलाई, यानी कि विलय के कणों की संख्या कितनी है। उसके बाद में दूसरा हमारा क्वथनांक उन्नयन। तो ये हमारा शुद्ध जल था, तो शुद्ध जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पर उबलता है। या इसका क्वथनांक कितना होता है शुद्ध जल का, तो शुद्ध जल क्वथनांक में बोल सकता हूं टी बी नोट। क्या बोल सकते हैं, टी बी नोट। टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग और नोट मतलब शुद्ध। तो जल का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक कितना होता है, 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो तो इतना होता है। अब हमने क्या किया, इस जल के अंदर क्या मिला दी, चीनी। और चीनी क्या हमारा अवाष्पशील विलय, तो ये हमारा विलयन बन गया। जल प्लस चीनी इन दोनों मिलकर बना लिया विलयन। अब क्या होगा, ये जो क्वथनांक है ये से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसकी तुलना में, शुद्ध जल की तुलना में। अब प्रश्न उठता है सर बढ़ेगा क्यों, कि भाई यहां पर जो जल है वो तो वाष्प अवस्था में आएगा, लेकिन क्या चीनी वाष्प अवस्था में आएगी, नहीं आएगी। लेकिन जल के जो कण वाष्प अवस्था में आना चाहते हैं उसमें रुकावट तो डालेगी। जब ये चीनी रुकावट डालेगी तो वाष्प, जल के जो कण है वो आसानी से वाष्प अवस्था में नहीं आएंगे, या जल है वो आसानी से नहीं उबलेगा। इसको उबालने के लिए हमको अधिक गर्म करना पड़ेगा। अधिक गर्म कर रहे हैं मतलब क्वथनांक बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा टी बी, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग, यानी कि जो जल है उसका विलयन अवस्था में क्वथनांक। टीबी नोट तो क्या था, शुद्ध जल का क्वथनांक, और टीबी क्या है, जल का विलयन अवस्था में क्वथनांक। अच्छा उसके बाद सुनो ध्यान से,
तो जैसे ही हमने इसके अंदर चीनी मिलाई तो इसका जो क्वथनांक है वो क्या हो गया, बढ़ गया। मान लेते हैं ये 373 था पहले, अब हो गया 380 केल्विन। तो क्वथनांक है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा टीबी। टी मतलब टेम्परेचर, टी मतलब क्या है टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग, और डेल्टा मतलब परिवर्तन। तो ये हमारा पूरा पद क्या है, क्वथनांक, उसमें कितना परिवर्तन हुआ, या क्वथनांक उन्नयन भी बोल सकते हैं हम, भी बढ़ेगा ही वो क्वथनांक। कितना बड़ा देखो ध्यान से, तो 380 में से कितना घटा देंगे, 373, क्योंकि ये ज्यादा है, ज्यादा में इस कम वाला घटा देंगे। तो टीबी माइनस क्या जाएगा, टीबी नोट। तो टीबी हमारा कितना है 380, माइनस कितना कर देंगे 373, तो बराबर कितना आ गया 7 केल्विन। तो ये जो हमारा 7 केल्विन आया ये कहलाता है हमारा क्वथनांक उन्नयन, मतलब क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है, क्वथनांक कितने की वृद्धि हुई, 7 केल्विन की। तो क्वथनांक उन्नयन है, ये भी किस पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी चीनी मिलाते हैं जल के अंदर। ज्यादा चीनी मिलाएंगे तो ज्यादा क्वथनांक बढ़ेगा, कम चीनी मिलाएंगे तो कम क्वथनांक बढ़ेगा। तीसरा हमारा होता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन यानी कि हिमांक में कमी। तो शुद्ध जल है, जो शुद्ध जल है उसके हिमांक हम बोल सकते हैं टीएफ नोट। टी मतलब टेम्परेचर, एफ मतलब फ्रीजिंग मतलब जमने वाला, नोट मतलब शुद्ध अवस्था में। तो जल का शुद्ध अवस्था में हिमांक तो कितना होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अब हमने क्या किया, इसके अंदर क्या मिला दी, चीनी। जैसे हम जल के अंदर चीनी मिलाएंगे तो हिमांक में क्या होगा, अवनमन। अवनमन मतलब कमी। कितनी कमी हुई, कितनी चीनी मिलाई, कितनी कमी हुई, कितनी चीनी मिलाई। ज्यादा चीनी मिलाई तो ज्यादा कमी हुई, कम चीनी मिलाई तो कम कमी हुई। तो ये जो हमारा आ गया टी एफ, टी एफ को हम क्या पढ़ेंगे, टी मतलब टेम्परेचर, एफ मतलब फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका, जल का विलयन रूप में। तो ये हमारा कैसा हो जाता है, हिमांक में क्या होता है, अवनमन, यानी कि विलयन का जो हिमांक घट जाता है। तो ये मान लो घट कर रह गया 270 केल्विन। तो कितने की कमी हुई, तो इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ क्या है हमारा, हिमांक अवनमन। डेल्टा टी बी हमारा क्या है, क्वथनांक उन्नयन। तो डेल्टा टी एफ बराबर कितना आ जाएगा हमारा, अब ज्यादा किसका है, जल का ज्यादा है, टी एफ नोट। तो टी एफ नोट माइनस में क्या आ जाएगा, टी एफ। तो टी एफ नोट हमारा कितना है 273 और माइनस कर देंगे 270, तो ये हमारा आ जाएगा 3 केल्विन। तो ये हमारा हो गया 3 केल्विन क्या है, हिमांक अवनमन। तो ये जो 3 केल्विन है ये हमारा कैसा गुण है, अणुसंख्य गुणधर्म, क्योंकि ये 3 केल्विन की कमी कब हुई, जब हमने चीनी मिलाई। ये 7 केल्विन हमारा क्या है, क्वथनांक उन्नयन, और क्वथनांक उन्नयन हमारा कैसा है, अणुसंख्य गुणधर्म, क्योंकि किस पर डिपेंड करता है, मिलाई गई विलय की मात्रा पर। तो इस प्रकार से ये जो हमारे आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, ये सभी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम विलय की कितनी मात्रा मिलाते हैं या उसी कणों की संख्या पर। चलो इसकी बात और कर लेते हैं। परासरण दाब, शुद्ध जल है उसका कोई परासरण दाब नहीं होता, शुद्ध जल का कोई परासरण दाब नहीं होता। जैसे शुद्ध जल के अंदर हम चीनी मिलाते हैं उसमें परासरण दाब उत्पन्न हो जाता है। कितना परासरण दाब उत्पन्न होगा, तो कितनी चीनी मिलाएंगे। तो ये जो सारे गुण हैं ये हमारे किस पर निर्भर करते हैं, अवाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर। तो इस प्रकार के हमारे गुण कहलाएंगे अणुसंख्य गुणधर्म। तो हमने क्या देखा, हमने नोटिस किया कि जैसे ही हमने शुद्ध जल के अंदर
चीनी मिलाई, उसके वाष्प दाब में अवनमन हो गया। कितना अवनमन हुआ सर? कितनी चीनी मिलाई। उसका क्वथनांक बढ़ गया, कितना बढ़ा सर? कितनी चीनी मिलाई। उसका हिमांक अवनमन हो गया, यानी कि हिमांक घट गया, कितना घटा सर? कितनी चीनी मिलाई। और उसमें परासरण दाब उत्पन्न हो गया, कितना उत्पन्न हुआ सर? कितनी चीनी मिलाई। तो ये जो सारे गुण हैं ये हमारे कहलाएंगे अणुसंख्यीय गुणधर्म। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये दे रखा है हमको 1m ग्लूकोज और एक हमको दे रखा है 1m यूरिया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका। उसके बाद देखो तो एक तुम दे रखा था 1m ग्लूकोज और एक 1m यूरिया। देखो इसका मतलब क्या होता है। पहले 1m ग्लूकोज का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज है उसका 1 मोल 1 लीटर में घुला हुआ है, यानी ग्लूकोज है इसके जलीय विलयन की जो मोलरता है वो कितनी है? 1। मतलब 1 लीटर में 1 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है। 1m यूरिया का मतलब ये होता है कि 1 लीटर में 1 मोल यूरिया घुला हुआ है। तो 1m ग्लूकोज है का जलीय विलयन लेता हूं मैं। कैसा विलयन है? जलीय विलयन। यहां मैंने क्या ले लिया? 1m यूरिया का जलीय विलयन। तो इनका मतलब क्या होगा? 1 लीटर जल के अंदर 1 मोल यूरिया उपस्थित है। इसमें 1 लीटर जल में 1 मोल ग्लूकोज उपस्थित है। तो ये हमारा जल हो गया। मान लो इसके अंदर क्या उपस्थित है? ग्लूकोज। यहां जल में क्या उपस्थित है? यूरिया। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि क्या इन दोनों में क्वथनांक उन्नयन हमारा समान होगा? आपसे पेपर में प्रश्न आ जाए कि 1m ग्लूकोज का जलीय विलयन और 1m यूरिया का जलीय विलयन है, क्या इसमें क्वथनांक उन्नयन है या हिमांक अवनमन या परासरण दाब या अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, कोई सा भी एक दे सकता है, क्या इनमें ये समान होंगे अथवा नहीं? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो देखो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो 1m ग्लूकोज का मतलब क्या है? 1 लीटर में 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल ग्लूकोज है, इसमें कणों की संख्या कितनी होती है? तो 1 मोल किसी का भी उसमें कणों की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण। इसमें कण कितने होंगे? 6.022 गुणा 10 की पावर 23, क्योंकि यहां भी 1 लीटर में 1 मोल है, यहां भी 1 लीटर में 1 मोल है। तो दोनों में हमारे जो कण हैं विलय के वो बराबर है और दोनों अवाष्पशील भी है। जब विलय के कणों की संख्या बराबर है तो इनके अणुसंख्य गुणधर्म भी समान होंगे, क्योंकि अणुसंख्य जो गुणधर्म है वो केवल किस पर डिपेंड करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर। किस पर डिपेंड करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर। तो यहां हमारे और यहां हमारे जो विलय के कण है वो बराबर है। जब दोनों में विलय के कणों की संख्या समान है तो दोनों का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन भी बराबर होगा, क्वथनांक उन्नयन भी समान होगा, हिमांक अवनमन भी समान होगा और परासरण दाब भी समान होगा, क्योंकि दोनों में विलय के कणों की संख्या बराबर है। ग्लूकोज के कण इसका साइज कितना, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूरिया कण इसका साइज कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर क्या चार्ज, इस पर क्या चार्ज, इस पर से भी हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल हम किससे? विलय के कणों की संख्या से। तो इन दोनों में ये चारों गुण है ये समान रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि दोनों में कणों की संख्या समान है। अच्छा, उसके बाद में मैंने यहां पर ले लिया 1m NaCl का जलीय विलयन।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 1 लीटर जल है उसमें 1 मोल NaCl उपस्थित है। 1 मोल NaCl मतलब कण कितने हो गए? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण। इतने ही तो कण होंगे इसमें इन तीनों में कणों की संख्या कैसी है? एक समान है। तो तीनों के जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो भी कैसे होंगे? तीनों के समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि तीनों में कणों की संख्या समान है। लेकिन आप गलती कर रहे हो। देखो यहां NaCl है, ये एक आयनिक यौगिक है, ग्लूकोज अनायनिक है, यूरिया अनायनिक है। आयनिक का मतलब क्या है? जो NaCl है इसको हम जैसे ही जल के अंदर डाल लेंगे तो ये कैसे टूट जाएगा? NaCl था कितना? 1 मोल। तो पहले हमारा क्या था? 1 मोल NaCl। तो ये किस प्रकार टूटेगा? 1 Na बना लेगा प्लस का और 1 Cl माइनस का। तो 1 मोल NaCl है, इससे 1 मोल Na प्लस बन गया और 1 मोल Cl माइनस। तो अब 1 मोल से कितने मोल बन गए? 2 मोल। अब जब 1 से 2 मोल बन गए तो 2 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी? तो 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण। तो यहां देखो इसकी तुलना में या इसकी तुलना में यहां कणों की संख्या डबल हो गई। तो इसके क्वथनांक में जो उन्नयन है वो इसके क्वथनांक में उन्नयन और इसके क्वथनांक में उन्नयन से कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्योंकि अभी तो बताया था मैंने कि अणुसंख्य गुणधर्म हमारे कैसे होते हैं? जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो यहां विलय के कणों की संख्या डबल हो गई तो अणुसंख्य गुण भी डबल हो जाएंगे इसके। अब Na है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये छोटा है बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है हमको केवल किससे मतलब है कि इसमें कणों की संख्या कितनी है। तो अगर हमारा अनायनिक यौगिक हुआ तो उसमें तो हमेशा अणुसंख्य गुणधर्म समान होंगे, और आयनिक यौगिक हुआ तो उसमें ये देखना है कि कितने आयन दे रहा है। अगर 2 आयन दे रहा है, 2 आयन नहीं बोलेंगे, सही शब्द बोलेंगे, 2 मोल आयन दे रहा है, तो जो कणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। 3 मोल देगा तो कणों की संख्या तिगुनी हो जाएंगी। तो अणुसंख्य गुणधर्म भी इसी प्रकार बढ़ेंगे या घटेंगे। तो ये हमारे कहलाते हैं अणुसंख्य गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की। तो हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि Pa बराबर होता है Pa0 XA के। तो ये हमारे समीकरण 1 है। पढ़ा दी हमने चीजें किसमें? राउल्ट के नियम में। तो Pa बराबर हो गया Pa0 XA के। उसके बाद में अभी हमने वाष्प दाब अवनमन देखा था, डेल्टा P बराबर क्या था? Pa0 माइनस में Pa, यानी कि Pa0 में से हमको Pa घटाएंगे तो डेल्टा P प्राप्त हो जाएगा। चाहे देख लो एक बार। शुद्ध जल के वाष्प दाब हमने क्या मानना था? Pa0। अब जब केवल शुद्ध जल है तो जल तो पूरा किस में आ सकता है? वाष्प अवस्था में। जब जल वाष्प अवस्था में आ सकता है तो इसका जो वाष्प दाब है वो कैसा होता है? अधिक होता है। यहां से जल है, ये वाष्प अवस्था में आएगा, रूम टेम्परेचर थोड़ा बहुत आता है, इसके वाष्प बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि ये पात्र कैसा है? बंद है। इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाएगी, वो इस द्रव का क्या कहलाता है? वाष्प दाब। तो ये हमारा कहलाएगा Pa0, जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब इसके अंदर हम क्या मिला देंगे? चीनी। जब चीनी मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? चीनी का जलीय विलयन। और इसके वाष्प दाब को मैंने क्या मानना था? Pa। और चीनी वाष्प अवस्था में आएगी नहीं, तो जब जल के अंदर हम चीनी मिला देंगे तो वाष्प दाब हमारा घट जाएगा। कितना घटेगा? कितनी चीनी मिलाएंगे हम? तो Pa0 में से Pa घटा देंगे, तो Pa0 में से हमने घटा दिया Pa। ये हमारा कहता है डेल्टा P, इसे हम बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन।
तो ये हमारी समीकरण हो गई 2। उसके बाद में तो ये जो हमारी समीकरण 2 है, इसमें जो पी ए का मान है इसको हम समीकरण 1 से रख देते हैं। तो डेल्टा पी बराबर पी ए नोट माइनस में, अब पी ए का मान क्या है समीकरण 1 में देखो, पी ए नोट एक्स से, तो यहां आ जाएगा पी ए नोट एक्स ए। तो डेल्टा पी बराबर, अब इन दोनों में पी ए नोट कॉमन आ जाएगा, तो पी ए नोट मैंने यहां ले लिया, पी ए नोट कितना बचा यहां 1 माइनस एक्स ए। तो अगली हमारी समीकरण आ गई पी ए नोट 1 माइनस एक्स ए। और मैंने किया क्या था, ये जो पी ए नोट है इसको कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में पी ए नोट कॉमन आ जाएगा, यहां एक बचा माइनस एक्स। अच्छा हमने पढ़ा है एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर कितना होता है 1। तो एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स से है, मैं इसको एक्स भी लिख सकता हूं। तो हमारी समीकरण क्या आ जाएगी, डेल्टा पी बराबर पी ए नोट और एक्स बी, 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं एक्स बी। तो ये आ गया हमारे पास में। उसके बाद में डेल्टा पी बराबर, अच्छा अगर मान लो मेरे को एक्स भी निकालना है तो पी ए नोट इसके बटे में चला जाएगा, तो एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा एक्स बी, तो पी ए नोट बटे में आ गया, तो डेल्टा पी अपॉन में पी ए नोट। अब डेल्टा पी है, इसका मान समीकरण 2 से रखने पर, तो मान लीजिए हमारी समीकरण कितनी हो गई 3। तो समीकरण 3 में डेल्टा पी का मान किससे, समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर, तो देखो इस मान को हम रख देते हैं। तो डेल्टा पी का मान क्या है पी ए नोट माइनस में पी ए, तो मैंने यहां रख दिया पी ए नोट माइनस में पी ए अपॉन में पी ए नोट, और बराबर किसके हो गया एक्स बी के। तो पी ए नोट माइनस में पी ए, ये तो हमारा कहलाता है वाष्प दाब अवनमन, और ये जो पूरा पद होता है ना ये, इसे हम क्या बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ध्यान रखना, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसमें से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे और उसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा देंगे। तो ये पूरा पद हमारा क्या कहलाएगा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या कहलाएगा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, और ये किसके बराबर है एक्स बी के। तो पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नोट बराबर, अब एक्स बी हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स बी को हम क्या पढ़ेंगे बी की मोल भिन्न। तो बी की मोल भिन्न हम कैसे निकालेंगे, तो बी की मोल संख्या, तो बी की मोल संख्या होती है एन बी बटे विलयन की कुल मोल संख्या। तो विलयन में मान लो 2 अवयव थे हमारे, तो ये मान लिया हमने एन ए प्लस में एन बी। उसके बाद में तो ये सबसे पहले पी ए बराबर पी ए नोट एक्स से आया, ये किसके नियम से आया था राउल्ट के नियम से। तो जो हमारा राउल्ट का नियम होता है वो अत्यंत तनु विलयन के लिए लागू होता है। किसके लागू होता है अत्यंत तनु विलयन के लिए। तनु का मतलब क्या है, मान लो 10,000 लीटर पानी है और उसमें हमने 10 ग्राम चीनी मिला दे, तो 10,000 लीटर में अगर हम 10 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो चीनी की मात्रा तो नगण्य सी हो गई, तो उसको हम नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। ये ऐसे समझो आप कि मान लो मेरे पास में 10,000 रुपए और 1 रुपया और आ गया, तो मेरे ऊपर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उस 1 रुपये को मैं शामिल करूं ना करूं उससे कोई मतलब नहीं है।
तो जो अत्यंत तनु विलयन होता है उसमें क्या होता है कि जो Na है ये बहुत बड़ा होता है किससे, Nb से। तो Pa0 माइनस Pa बटे Pa0 बराबर, तो Nb तो ऐसा कैसा आ जाएगा ऊपर। तो अब नीचे देखो, ये Na है 10,000, ये है 1, इस 1 को मैं नगण्य मानकर छोड़ दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, Na। तो Nb है, ये Na से बहुत छोटा होता है, इसलिए मैं Nb को नगण्य मानकर छोड़ दिया और मैं लिख दिया Na बहुत बड़ा है किससे, Nb से। या एक लाइन और लिख लेना, अत्यंत तनु विलयन हेतु, अत्यंत तनु विलयन हेतु, मतलब विलयन हमारा कैसा होना चाहिए, अत्यंत तनु होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में तो Pa0 माइनस Pa। अब कई बच्चे पूछ लेते सर इस Nb को क्यों नहीं छोड़ा, ये भी तो बहुत छोटा मान है। भाई इसकी अपनी वैल्यू है। मान लो किसी बच्चे के पास में 1 ही रुपया है तो उसके लिए तो उसकी वैल्यू है। यहां तो क्या था, 10,000 रुपए में 1 रुपया जुड़ रहा था, यहां किसी बच्चे के पास 1 रुपया है, उसकी बहुत वैल्यू है, उसकी 4 वो मिठाई लेकर के खा सकता है तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, उसकी आम पाचक खा सकता है वो बच्चा, तो यहां वैल्यू है Nb की। लेकिन नीचे Nb कोई वैल्यू नहीं, Nb के अंदर 10,000 जुड़ रहा है मान लो, तो 10,000 में 1 रुपया जोड़ेगा तो उससे कोई इतना मतलब नहीं है हमको। तो Pa0 माइनस में Pa अपोन में Pa0 बराबर Nb कैसे निकालते हैं हम, तो Nb क्या है, B मतलब क्या है, विलय, और N मतलब मोल संख्या, तो विलय की मोल संख्या, तो विलय की मात्रा Wb अपोन में Mb, विलय का अणुभार बटे N क्या है, विलायक की मात्रा यानी कि W है, बटे विलायक का अणुभार Ma। तो Pa0, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये 2 पर आएगा तो ये W है, ये नीचे चला जाएगा और M ऊपर आ जाएगा, तो यहां ऊपर क्या आ गया Ma और नीचे क्या आ गया Wa। तो ये आ गया हमारे पास। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है, मैं स्टार लगाता हूं इसको। Pa0 माइनस में Pa अपोन में Pa0, ये किसका फॉर्मूला हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दिया और उसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दिया, तो इसे हम क्या पढ़ते थे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। Wb क्या है, विलय की मात्रा, Mb क्या है, विलय का अणुभार, Ma क्या है, विलायक का अणुभार, Wa क्या है, विलायक की मात्रा। अगर ये चारों हमको प्रश्न में दिए हुए हैं तो हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का सूत्र। दूसरा देखो, हमारा टॉपिक क्या था, अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। आणविक द्रव्यमान मतलब अणुभार की गणना। देखो क्वथनांक उन्नयन हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, परासरण दाब हो गया, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हो गया, ये सारे गुण कब प्रकट हुए थे, जब हमने अवाष्पशील विलय मिलाया। और अवाष्पशील विलय जरूरी नहीं वो चीनी हो, चीनी तो हम इसलिए लेते ताकि हम जीवन में मिठास घोल सके। आप नमक भी ले सकते हो, आप यूरिया भी ले सकते हो, आप ग्लूकोज भी ले सकते हो, आप KCl भी ले सकते हो, NaCl भी ले सकते हो, तो इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। तो हमने जो अवाष्पशील विलय मिलाया है उसका आणविक द्रव्यमान मतलब उसका अणुभार कितना है, इसकी भी हमको गणना करनी पड़ेगी। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, इसमें हमारा अणुभार छुपा हुआ होगा, क्वथनांक उन्नयन में भी हमारा अणुभार छुपा होगा, हिमांक अवनमन में भी ऐसे, परासरण दाब में जो छुपा हुआ है उसको हमको बाहर निकालना है। तो देखो Mb, M मतलब अणुभार, B मतलब विलय, तो विलय का अणुभार है यहां पर, तो Mb बराबर क्या आ जाएगा, Mb बराबर Wb इंटू Ma अपोन में Wa, और इंटू क्या आ जाए, देखो Mb हम इधर ले गए, ये इधर ले आए,
तो ये ऊपर चला जाएगा, तो पी ए नोट बटे क्या आ जाएगा, पी ए नोट माइनस पी ए। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, एम बी क्या है हमारा, ए वाष्पशील विलय का अणुभार। तो एक तो हम अवाष्पशील विलय का अणुभार निकाल सकते हैं, और ये हमारा क्या था, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो इस प्रकार से हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना आप कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला तो ये आ गया था हमारा, और अवाष्पशील विलय का अणुभार निकालने का फॉर्मूला ये था। अब आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है और विलय का अणुभार हम ज्ञात करते, इस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल दे रखा है हमको, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, मतलब यहां बेंजीन हमारा क्या है, विलायक। बेंजीन हमारा क्या है, विलायक। शुद्ध है मतलब विलायक हो गया। तो इसका वाष्प दाब हमको दे रखा 0.850 बार, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय। तो अवाष्पशील विलय उसकी मात्रा कितनी हमारी, 0.5 ग्राम को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार। तो विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात करो। यानी कि हमको इस प्रश्न में ज्ञात करना है एमबी। क्या याद करना है, एमबी। एमबी मतलब अवाष्पशील विलय का अणुभार। तो एमबी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको डब्ल्यू भी पता होना चाहिए, एम ए पता होना चाहिए, डब्ल्यू ए पता होना चाहिए, पी ए नोट और पी ए पता होना चाहिए। तो देखते एक करके इन सभी को। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डब्ल्यू बी विलय की मात्रा। डब्ल्यू मतलब मात्रा, बी मतलब विलय। तो विलय की मात्रा देखनी हमको। तो विलय की मात्रा हमको दे रखे, देखो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय। तो डब्ल्यू बी का मान कितना है, 0.5 दे रखा है प्रश्न में। गुणा किससे है, एम में से। एम मतलब क्या है, अणुभार। ए मतलब क्या हमारा, विलायक। तो विलायक का अणुभार। तो विलायक हमारे यहां पर क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसका अणुभार हम यहां से निकाल देंगे। तो 6 कार्बन है, एक कार्बन कितना होता है, 12। तो 12 × 6 प्लस में, और 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, 6 का 6। तो 72 हो गई, और 6 78। तो अणुभार हमारा कितना आ गया, 78 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल का अणुभार हमारा कितना होता है, 78 ग्राम। तो M मतलब अणुभार, A मतलब विलायक। तो विलायक हमारा क्या था, बेंजीन। तो इसका अणुभार कितना है, 78। तो गुणा आ गया 78 बटे WA। क्या दे रखा है, WA। W का मतलब क्या है, मात्रा। A का मतलब क्या है, विलायक। तो विलायक की मात्रा। और विलायक हमारा क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन की हमको मात्रा देखनी है। तो 39 ग्राम बेंजीन। तो बेंजीन की मात्रा कितनी है, 39। तो यह हमारा आ गया 39 गुना पी ए नोट कितना है, पी ए नोट। पी ए नोट का मतलब क्या है, एक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ए मतलब विलायक हो गया। तो विलायक यहां पर क्या हमारा, बेंजीन। तो किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, 0.850। तो ये कितना हमारे पास में, 0.850 बटे क्या आ जाएगा, पी ए नोट का मान कितना है दोबारा, 0.850, फिर माइनस पी ए, एक का विलयन अवस्था में वाष्प दाब, और ये हमारे यहां पर क्या है,
विलायक, विलायक बेंजीन है। तो देखो 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब हमारा कितना है 0.845, तो ये हमारा हो गया 0.845। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, तो ये हमारा आ गया 0.5 गुणा कितना है यहां पर 78, चलिए यहीं काट लेते हैं। तो ये 2 बार कट गया हमारा, 0.850 में से 0.845 घटाना हमको, तो कितना आ जाएगा 0.005। तो यह हमारा आ गया 0.005। ये पॉइंट है, इससे पॉइंट कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये तो कटी गए दोनों। अब क्या यहां पर क्या दे रखा है हमको 850, और नीचे कितना दे रखा है 5। चलो पहले 2 गुणा 0.5 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1। तो 850 गुणा 1, देखो 2 गुणा 0.5, तो 1 आ गया। तो 850 इंटू 1 अपॉन में 5, तो 850 बटे 5, तो ये आ जाएगा हमारे 170 ग्राम पर मोल। तो हमारा अनुभार कितना आ गया अवाष्पशील विलय का 170 ग्राम पर मोल। तो इस प्रकार हम अवाष्पशील विलय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना है 170 ग्राम पर मोल। तो नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद में हमारे पास में शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है, मिली मरकरी Hg। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला गया है। इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, देखो ध्यान से, इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, तो जल के अंदर क्या घोला गया है यूरिया, तो यूरिया तो वाष्प अवस्था में आएगा नहीं, केवल कौन आएगा जल। तो यहां पर पूछ रहा है जल है उसका विलयन अवस्था में वाष्प दाब यानी कि पीए, वह इसके आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का परिकलन कीजिए। तो हमसे 2 चीजें पूछी गई है, एक तो जल का विलयन रूप में वाष्प दाब यानी कि पीए, और दूसरा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो देखो ध्यान से किस प्रकार निकालेंगे इनको। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने उत्पन्न किया था। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का। तो पीए नोट माइनस पीए अपॉन में पीए नोट बराबर क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू। तो इन चारों का मान रखना केवल बस हमको। तो डब्ल्यू बी का मान क्या है हमारा, देखो डब्ल्यू का मतलब मात्रा, बी मतलब विलय, तो विलय की मात्रा देखनी हमको। तो देखो ध्यान से 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया, तो यूरिया हमारा विलय, तो यूरिया कितना है यहां पर 50 ग्राम, तो डब्ल्यू बी हमारा कितना आ गया 50 बटे एम बी, एम मतलब अणुभार, बी मतलब विलय, विलय का अणुभार, और विलय हमारा क्या है यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2 CO NH2, यही फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो इसका अणुभार देख लेंगे हम। तो 2 नाइट्रोजन कितना हो गया, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, यहां 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो गया, प्लस में हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4, एक का अणुभार, एक का परमाणु भार 1 होता है तो 4 का हो जाएगा 4, प्लस में एक यहां कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60। तो 50 बटे 60, ध्यान रखना विलय की मात्रा है 50, यूरिया था विलय, विलय का अणुभार MB, तो यूरिया हमारा क्या है विलय, तो उसका अणुभार कितना है 60 गुणा M में, M मतलब क्या है अणुभार, A मतलब किसका विलायक का, तो विलायक हमारा क्या है जल,
तो जल का अणुभार कितना होता है 18 बटे WA, यानी कि जल की मात्रा, क्योंकि विलायक जल है तो जल की मात्रा कितनी दे रखी हमको 850 ग्राम जल, तो बटे कितना आ जाएगा 850। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.017 mmHg। तो कितना आ गया 0.017 mmHg। आप इसको सोल्व करके देख लेना। तो ये आंसर आ गया हमारे पास में। उसके बाद हम क्या करना है, तो ये तो हमारा क्या आ गया आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, तो ये आ गया 0.017 mmHg। दूसरा हमको क्या निकालना था, एक तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन निकालना था, यानी कि ये निकालना था, और दूसरा हमसे क्या पूछा है इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, यानी कि पीए पूछा है। अच्छा, पीए जब हमसे पूछा गया है तो ध्यान से देखना, पीए नोट माइनस में पीए अपॉन में पीए नोट बराबर कितना आ गया हमारा 0.017 mmHg। ये मान आ गया हमारा। अब यहां पर पीए नोट है, ये हमको पता है, तो पीए नोट कितना है शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना 23.8, तो पीए नोट का मान रख देता हूं मैं 23.8 माइनस पीए बटे पीए नोट, तो बराबर कितना आ गया 0.017। अच्छा, इस पीए नोट का मान यहां भी रख दो, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है 23.8, तो नीचे मैंने रख दिया 23.8। अब ये 23.8 यहां करके गुणा में हो जाएगा, तो गुणा कितने से कर दिया मैंने, देखिए दे रखा है हमको। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 23.8 इसको इधर ले आया, तो इधर किस में आ जाएगी गुणा में, तो गुणा कितना हो गया 23.8, ये आ गया हमारे पास। तो 0.017 इसका गुणा जब आप 23.8 से करोगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर आएगा, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4046। कितना आएगा 0.4046। तो 0.017 का हमने गुणा कितने से किया 23.8 से, तो ये आ गया 0.4046। तो कितना आ गया 0.4046। अच्छा, उसके बाद में तो माइनस पीए बराबर ये इधर लेकर गए, तो 0.4046 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कितना कर दिया हमने 23.8, तो माइनस पीए बराबर, तो इसको मैं लगभग 0.4 मान लेता हूं, 0.4046 इसको लगभग मैंने कितना मान लिया 0.4 मान सकते इसको, तो 23.8 है, इसमें से 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 23.4, 8 में से 4 घटाना केवल, तो 23.4 बच गया। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दिया हमने, तो पीए बराबर हमारा कितना आ गया 23.4 mmHg। तो देखो हमसे दो चीजें पूछी गई थी, इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब, और जल का विलयन अवस्था में वाष्प दाब हम क्या बोलते हैं पीए, और जल के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को पीए नोट। तो हमसे इस प्रश्न में एक तो पीए पूछा गया था और दूसरा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, यानी कि पीए नोट माइनस में पीए अपॉन में पीए नोट। तो एक तो ये पूछा गया था और एक हमसे क्या पूछा गया था पीए। तो इस प्रकार से अगर हमको फॉर्मूला पता है तो इन प्रश्नों को हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन की और इन पर आधारित न्यूमेरिकल की।